डियर स्टूडेंट्स, एसडीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके विद्यालय द्वारा जो है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सबको जो है लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसी क्रम में आज कक्षा 8 के जो सामाजिक विषय है उसका पहला चैप्टर आपका है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो हमारे जो स्टूडेंट कक्षा 7 से पास करके जो है आगे अगली कक्षा में कक्षा 8 में गए हैं, तो जब वह उसकी बुक देखेंगे तो वहाँ ही आपका पहला टॉपिक मिलेगा। तो जैसा कि आपने इसके पहले देखा कि भारत में जो विदेशी कंपनियां आई, तो आई क्यों, और आपने ये भी पढ़ा कि कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की, या 1498 में वास्को डी गामा ने जो है भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, सेल रूट का जो है। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न उभरता है कि ये जो विदेशी लोग थे वास्को डी गामा या आज कोलंबस, जिसका प्रयास तो भारत आने का था लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया, तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी? नए समुद्री मार्ग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से चक्कर लगाते हुए एक नए मार्ग की खोज किया? या तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा या कोलंबस के अमेरिका या भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था जो इन्होंने खोजा, उसके पहले भारत से यूरोपीय लोगों का कोई रिश्ता नहीं था या व्यापार नहीं था, होता था। और वो किस मार्गों से होता था? देखिए, अक्सर नदी से होकर के कैस्पियन सागर था, काला सागर तक। दूसरा मार्ग जो था मध्य एशिया से भूमध्य सागर तक। और तीसरा मार्ग था दक्षिण सागरीय मार्ग, जो कि मध्य एशिया से मिस्र होते हुए यूरोप तक जाता था। ये 3 मार्ग जो थे पुराने व्यापारिक मार्ग थे, जिससे यूरोपीय व्यापारी जो है भारत में, यानी भारत में क्या आपका चाइना हुआ, भारत हुआ, यानी यहाँ से पूर्व एशिया से सामानों को जो है यूरोप तक जो है पहुँचाते थे। तो वास्को डी गामा जो नए समुद्री मार्ग की खोजा, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप लोग जानते हो कि ये जो तीनों मार्ग थे, इन तीनों मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और तुर्क लोगों ने जो है यूरोपीय लोगों को इन मार्गों से आने जाने के लिए या तो कहा कि आप टैक्स दीजिए, या बदले में वह उनको अगर वे टैक्स नहीं देते थे तो उनके सामानों को जो है लूट लेते थे, उनका सामान कैप्चर कर लेते थे। तो जो पूर्व की वस्तुएं थी वो यूरोपीय लोगों तक पहुंचने में वो क्या हो गई, परेशानी होने लगी। इसलिए यूरोपीय लोगों को एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत पड़ी। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि पुराने व्यापारिक मार्ग कौन कौन थे, तो आपको देखिए यहाँ बता दिया गया, अमेजन नदी से अक्सर नदी से कैस्पियन, सॉरी अमेजन नहीं, अक्सर नदी से कैस्पियन सागर तथा काला सागर तक, मध्य एशिया से भूमध्य सागर तक, दक्षिण सागरीय मार्ग जो मध्य एशिया से मिस्र होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। तो ये तीनों जो है पुराने व्यापारिक मार्ग थे। इसी क्रम में आप सबसे पहले देखते हैं वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा, आप लोग जानते हैं ये वास्को डी गामा जो है 26 मई 1498 में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा जो यूरोप के देश पुर्तगाल का निवासी था, तो उसने जो है अपने कई जहाज़ों के साथ जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे से भारत पहुंचने का प्रयास किया। अपने इसी क्रम में वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे से दक्षिण में जब वो गया तो पहुंचा केप ऑफ गुड होप, जिसको कहते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष। उसके बाद वहां से वो सीधे जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे से चक्कर लगाता हुआ, और फिर उसके बाद सीधा वो पहुंच गया जो है केरल में कालीकट के राजा जो है जमोरिन के दरबार में। 26 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत पे पहुंचा था। वहाँ केरल के राजा जो थे जमोरिन, हिंदू राजा थे, उन्होंने उसका काफ़ी स्वागत किया। इसके बाद वास्को डी गामा और जो कनानूर के राजा थे उनके यहाँ गया। इन राजाओं ने वास्को डी गामा को काफ़ी उपहार भी दिया, इसका काफ़ी स्वागत सत्कार किया। और यहाँ से लौटते हुए वास्को डी गामा जो है मसाले, कपास, रेशम और नील ऐसे बहुत सारे सामानों को लाद करके
वापस अपने गृह देश पुर्तगाल पहुंचा। इसी क्रम में जो है जो यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी भारत में आते थे, तो इसी क्रम में जो है और दूसरे व्यापारी भी भारत में आए, जिन्होंने यहाँ पर जो है वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, और वास्को डी गामा एक बार दोबारा जो है 1502 में जो है भारत आया था, और वहाँ मालाबार तट पर जो है उसने जो है ब्रिटिश जो अपनी फैक्ट्रियाँ थी उनकी जो है स्थापना की थी। अब आप देखते हैं कि वास्को डी गामा या उसके आधार और जो दूसरे नाविक थे, उन लोगों ने जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दिया, तो उसके लिए यूरोप में जो है कई देशों में जो है कंपनियां बनी, जो है पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। इन चार देशों के जो, जैसे पुर्तगाली कंपनी वास्को डी गामा आप जानते हैं पुर्तगाल का ही था, तो उसने मालाबार तट पर जो है अनेक मतलब फैक्ट्रियां जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए अपने अपनी कंपनी के। उसके बाद जो बगल में देश वहाँ का यूरोप का है हॉलैंड, हॉलैंड के निवासी जिनको डच भी कहा जाता है, उन लोगों ने भारत से व्यापार करने के लिए जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और फ्रांसिस इसी क्रम में जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1602 में हुई थी। वैसे 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी इंग्लैंड में, लेकिन 1602 में जो है भारत से ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले भी अनेक अंग्रेज लोग जो है भारत में आ चुके थे व्यापारिक सुविधाओं की तलाश के लिए। आपने देखा कि 1602 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि एक पूर्ण निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी, तब उसने जो इंग्लैंड के जो राजा था उसने जो है सर टॉमस रो, नाम आप जानते हैं, सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और सर टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने में सफल रहा, और उसने जो है मुगल बादशाह से जो है ऐसा फरमान, जिसको आदेश कहते हैं, प्राप्त किया कि तमाम उसको व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। उसके बाद अंत में हमारे यहाँ जो है फ्रांसीसी कंपनी, जो कि 1644 में बनी थी, ये सबसे लास्ट में विदेशी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी, जो कि भारत पे व्यापार करने के लिए आई। तो प्रश्न उठता है किन किन देशों की कंपनियां भारत में, या कौन कौन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली, उसके बाद दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर आपके जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो इन चारों कंपनियों के बीच में अंत में जो है ब्रिटिश ही यहाँ रह पाए, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों में आपस में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जो है ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग जो है फ्रांसीसी लोगों को यहाँ से निकालने में सफल हुए। अब कुछ शब्द आपको जो है वहाँ दिए गए हैं, जिसमें एक है फैक्ट्री, दूसरा है फरमान, कर, एजेंट। ये होते क्या थे फैक्ट्री? फैक्ट्री वो स्थान होता था जहां पर विदेशी कंपनियां अपने व्यापारिक कार्यों को संपादित करने के लिए यानी वो अपना प्रतिष्ठान बनाती थी, जहां से उनके व्यापारिक कार्य जो है संपन्न होते थे, यानी उनके सामान वहां पर स्टोर किए जाते थे, बाहर से सामान कलेक्ट करके वहां रखते थे। तो ऐसे सारे कार्य जहां पर संपन्न होते थे उसको फैक्ट्री कहते थे। दूसरा है फरमान। फरमान क्या होता था? हमारे यहाँ का जो मुगल बादशाह होता था, मुगल बादशाह जो कि पूरे भारत का एक तरह से राजा होता था, श्रेष्ठ सबसे बड़ा शासक होता था, तो मुगल बादशाह के आदेशों को फरमान कहा जाता था। उसके आदेश द्वारा ही ये व्यापारिक कंपनियां जो है भारत में व्यापार करने के लिए इनको अधिकार मिला। क्या क्या होता था?
व्यापारिक कार्यों के बदले अंग्रेजी के या विदेशी कंपनियां जो टैक्स चुकाती थी उसको कर कहा जाता था। और एजेंट क्या होता था? आज विदेशी कंपनियों को कार्यों को संपादित करने वाले प्रतिनिधि को कर कहते थे। तो ये जो है 4 शब्द आपके हुए, फैक्ट्री, फरमान, कर और एजेंट। उसके बाद आप देखते हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ जो ये विदेशी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई, इस होड़ में सारी कंपनियां धीरे धीरे करके निगलेक्ट होती चली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने धीरे धीरे करके भारत में पूरा अपना जो है व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे उसने भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देते हुए जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो है पूरे भारत की शासक बन गई। अब आप देखते हैं विदेशी कंपनियों ने भारत में सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो विदेशी कंपनियों ने भारत में सफलता के लिए साम दाम दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद इसकी पॉलिसी अपनाई कि उनको जहाँ जैसे जरूरत पड़ती थी, किसी को लालच दे करके, किसी को सैनिक कार्रवाई करके, किसी को कमज़ोर करके, या किसी को एक दूसरे की सहायता, एक राजा के विरुद्ध दूसरे राजा की सहायता करके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ उन्होंने अपना करके जो है पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऐसे अगर आपके पहले भी कोई वीडियो गया होगा या नहीं गया होगा, तो अब आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से ये आपको सामाजिक विषय का मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद यही मैटर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर भी अभी सेंड किया जाएगा। आप लोग वहां से उसको रीड करके फिर उसका नोट बना करके अपने सही कॉपी में रखेंगे, ताकि इस आने वाले समय में वो आपके लिए उपयोगी यूजफुल हो, उपयोगी साबित हो। खाली देख करके ऐसे मत छोड़ दीजिएगा।